अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी के सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। भारत की वीरता की गाथा सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदानों में भी इसकी मिसाल बनती है। ऐसी ही शौर्य गाथा है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश का नाम रोशन किया। 5 दिसंबर 1961 अफ्रीकी देश कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के दौरान कैप्टन सलारिया की टुकड़ी पर हमला हुआ। बेहद विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। गर्दन में गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी दम तक मोर्चे पर डटे रहे। उनके अदम्य साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनका जीवन और बलिदान आज भी यही संदेश देता है, कर्तव्य की राह में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक सच्चा सैनिक अपने साहस और संकल्प से इतिहास लिख देता है। दिसंबर 1961 की कड़कड़ाती ठंड में, जब कांगो का आसमान धुएं और बारूद से धुंधला हो चुका था, मध्य अफ्रीका की धरती पर एक ऐसी जंग लड़ी जा रही थी जिसकी गूंज इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। एक तरफ से 90 से ज्यादा हथियार बंद विद्रोही, उनके पास ऑटोमेटिक राइफलें, भारी मशीन गनें और बख्तर बंद गाड़ियां, और दूसरी तरफ थे महज 16 गोरखा जवान, जिनका नेतृत्व कर रहा था सिर्फ 26 साल का एक युवा अधिकारी। चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी, बख्तर बंद गाड़ियां धू धू करके चल रही थी, मौत सामने खड़ी थी और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे वक्त में उस युवा अधिकारी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसने अपनी खुकरी निकाली और युद्ध भूमि में गूंज उठा, जय महाकाली आयो गोरखा। ये कहानी है उस वीर की जिसने हजारों मील दूर कांगो की धरती पर अपने खून से भारत के शौर्य की ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। ये कहानी है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 को पाकिस्तान के शकरगढ़ के पास स्थित जमवाल नाम के गांव में हुआ था। देश के विभाजन ने उनके परिवार को पंजाब के गुरदासपुर जिले के जंगल गांव में लाकर खड़ा कर दिया। उनके पिता मुंशीराम खुद सेना में थे। शायद यही वजह थी कि देशभक्ति गुरबचन सिंह को विरासत में मिली थी। बचपन से ही उनके दिल और दिमाग में सेना की वर्दी पहनने का सपना था, वो घर कर चुका था। किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसे अब राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से पढ़ाई करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाया। आर्थिक तंगी ऐसी थी, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति तक के लिए आवेदन करना पड़ा, लेकिन मुश्किलें उनके इरादों को कभी कमजोर नहीं कर सकी। 1957 में वे गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए और यहीं से उनकी जिंदगी उस गौरवशाली रास्ते पर आगे बढ़ी जहां हर कदम इतिहास लिखने वाला था। साल 1961 में संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में चल रहे गृह युद्ध को रोकने और वहां शांति बहाल करने के लिए अपनी सेना भेजी। भारत की ओर से
गोरखा राइफल्स को एलिजाबेथ विले में तैनात किया गया। विद्रोही गुट कटंगा राज्य को अलग करने के लिए भारी उपद्रव मचा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर कब्जा करने की फिराक में थे। परिस्थितियां इतनी भयावह थी कि किसी भी क्षण पूरा शहर विद्रोहियों की आग में भस्म हो सकता था। इसी बारूदी माहौल के बीच कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को वो जिम्मेदारी दी गई जिसने उन्हें भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। 5 दिसंबर 1961 की अहले सुबह एलिजाबेथ विले का आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था। हवा में जले हुए रबर और बारूद की गंध घुली हुई थी। कटंगा के अलगाववादी विद्रोहियों ने हवाई अड्डे की ओर जाने वाले एक रणनीतिक मार्ग पर नाकाबंदी कर रखी थी। 2 भारी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उन्होंने पूरे रास्ते को लगभग हर तरह से सील कर दिया था। अगर ये नाकाबंदी तुरंत नहीं हटाई जाती तो संयुक्त राष्ट्र का पूरा मुख्यालय कटकर अलग थलग पड़ सकता था और सैकड़ों निर्दोष सैनिकों और नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती थी। मिशन बिल्कुल साफ था, दुश्मन की इस नाकाबंदी को ध्वस्त करना था। योजना के अनुसार भारतीय सेना की एक कंपनी को स्वीडिश बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सामने से हमला करना था। वहीं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को महज 16 गोरखा जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी और 2 स्वीडिश गाड़ियों के साथ पीछे से चक्कर काटकर जाना था। उनका काम था भागते हुए विद्रोहियों का रास्ता रोकना और उन्हें पूरी तरह पस्त करना। कैप्टन सलारिया ने अपनी टुकड़ी के 16 जवानों की ओर देखा। गोरखा जवानों की आंखों में चमक थी और चेहरों पर एक अजीब सी शांति। कैप्टन ने अपनी पिस्तौल की मैगजीन चेक की, जवानों के कंधों पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, साथियों, आज हमारी परीक्षा का दिन है। याद रहे, हम गोरखा हैं और पीछे हटना हमारे खून में नहीं है। जवानों ने सिर हिलाया और अपनी पारंपरिक धारदार चाकू कुकरी को कसकर पकड़ लिया। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। कैप्टन सलारिया की टुकड़ी जब कुकड़ी रोड मार्ग के पास पहुंची तो अचानक सामने का दृश्य देखकर सब कुछ थम गया। जो सूचना उन्हें मिली थी, असल स्थिति उससे कहीं ज्यादा भयावह थी। सामने 20-30 विद्रोही नहीं थे, बल्कि 90 से अधिक प्रशिक्षित अलगाववादी सैनिक घात लगाकर बैठे थे। उनके पास ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफलें, भारी मशीन गनें और बख्तरबंद गाड़ियां थी। दुश्मन एक ऊंचे टीले और झाड़ियों के पीछे बने मजबूत मोर्चों पर डटा हुआ था। जैसे ही कैप्टन की गाड़ियां एक मोड़ पर पहुंची, सामने की झाड़ियों से अचानक आग की लपटें निकली। धाय 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 गोलियों की भयानक आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। भारी गोलियों की बौछार से सलारिया की गाड़ियों का कवर छिन्न भिन्न हो गया। एक स्वीडिश गाड़ी तुरंत क्षतिग्रस्त हो गई और उसके गन वहीं ठप पड़ गए। दुश्मन ऊंचाई पर था और सलारिया की 16 जवानों की टोली खुले मैदान में घिर चुकी थी। हवा में बारूद का घना धुआं भर गया था। गोलियां जमीन में धंस रही थी और हर तरफ धूल ही धूल थी। सैन्य रणनीति के हिसाब से ये एक डेथ ट्रैप था। पीछे हटना लगभग नामुमकिन था और वहीं रुकना सीधे मौत को दावत देना था। मौत जब चारों तरफ से घेर ले तो इंसान के सामने अक्सर 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो सरेंडर कर दो या तो ऐसा हमला करो कि मौत भी पीछे हटने को मजबूर हो जाए। और कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वे 16 जवान पीछे हटते हैं तो दुश्मन उन्हें पीछे से भून देगा और उसके बाद सेना की मुख्य टुकड़ी पर भी हमला कर सकता है। इस विकट परिस्थिति में कैप्टन सलारिया की आंखों में क्रोध था, लेकिन चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। यहां सिर्फ एक संकल्प था, दुश्मन को पीछे हटाना है। कैप्टन सलारिया ने अपनी गन संभाली और जोरदार आवाज में गरजे, जय महाकाली आयो गोरखाली। उनकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कैप्टन सलारिया के इस दृढ़ फैसले पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये केवल युद्ध का बिगुल नहीं था, ये उस भयानक जंगल में 16 शेरों की दहाड़ थी। गोरखा राइफल्स के उस अमर वाक्य को मन में बैठाकर कि कायर बनकर जीने से अच्छा है मर जाना, कैप्टन सलारिया ने अपनी खुकरी म्यान से बाहर निकाली। दोपहर की धूप में खुकरी की पैनी धार बिजली की तरह चमक उठी और उनके पीछे पीछे 16 गोरखा जवानों ने भी अपनी खुकरी निकाल ली। अगले ही पल वे सीधे मौत के मुहाने में कूद पड़े।
दृश्य ऐसा था मानो भूखे शेर अपने शिकार पर टूट पड़े हो। कैप्टन सलारिया सबसे आगे दौड़ रहे थे। गोलियों की बरसात के बीच वे दुश्मन के मोर्चे तक पहुंचे और उन पर टूट पड़े। पहला विद्रोही जो उनके सामने आया, सलारिया ने अपनी मैगजीन से वहीं ढेर कर दिया। अगले ही पल आमने सामने की लड़ाई हो चुकी थी। युद्ध भूमि में गोरखा जवान मानो काल बन चुके थे। 90 से अधिक संख्या में मौजूद विद्रोहियों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि महज 16 भारतीय सैनिक उन पर इस तरीके का प्रचंड हमला कर देंगे। सलारिया की खुगरी हवा में लहराती और हर वार के साथ एक विद्रोही जमीन पर गिरता। उनके सामने उनके जवान दाएं बाएं से दुश्मनों की कतारों को चीर रहे थे। झाड़ियों में चीख पुकार मच गई। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस विद्रोही इस बात से घबरा गए कि ये किस तरीके के योद्धा हैं जिन्हें अपनी जान का कोई डर ही नहीं है। गोरखा सैनिकों का यह भीषण हमला इतना तेज और मारक था कि दुश्मन के हौसले पस्त होने लगे। 90 से ज्यादा की संख्या में मौजूद विद्रोही अपनी बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर बदहवास होकर भागने लगे। लेकिन इसी भयानक हाथापाई के दौरान जब कैप्टन सलारिया दुश्मन के आखिरी मोर्चे को ध्वस्त कर रहे थे, तभी एक झाड़ी के पीछे छिपे विद्रोही की ऑटोमेटिक गन से गोलियों की बौछार निकली। भारी गोलियां सीधे कैप्टन सलारिया की गर्दन के निचले हिस्से को चीरती हुई निकल गई। उनकी गर्दन से खून का सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी वर्दी लाल हो गई। लेकिन सलारिया एक साधारण इंसान से बढ़कर थे। वे एक सैनिक थे, एक ऐसा सैनिक जिसके लिए मिशन उसकी अपनी जिंदगी से कहीं बड़ा था। गर्दन से लगातार बहते खून के बावजूद उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोया। वे जमीन पर नहीं गिरे। अत्यधिक दर्द और लगातार बहते खून के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। अपनी बची खुची ताकत समेट कर उस विद्रोही को भी मौत के घाट उतार दिया जिसने उन पर गोली चलाई थी। जब तक आखिरी विद्रोही मैदान छोड़कर भाग नहीं गया, तब तक कैप्टन सलारिया मैदान में यूं ही डटे रहे और अपनी टुकड़ी को दिशा निर्देश देते रहे। और फिर युद्ध का मैदान शांत हो गया। जहां कुछ देर पहले गोलियों की बौछार हो रही थी, वहां सिर्फ जलती हुई बख्तरबंद गाड़ियों से उठता धुआं था। जमीन पर 40 से अधिक विद्रोहियों के शव पड़े थे। महज 16 गोरखा जाबाजों ने 90 से अधिक दुश्मनों को खदेड़ दिया था। नाकाबंदी पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय और पूरे शहर की सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी थी। गोरखा जवान अपने प्रिय कैप्टन की ओर दौड़े। कैप्टन सलारिया जमीन पर बैठे हुए थे। उनका हाथ अपनी गर्दन के घाव पर था और कपड़े खून से लथपथ थे। ज्यादा खून बहने के कारण उनका शरीर पीला पड़ रहा था, लेकिन उनके होठों पर एक हल्की सी विजय की मुस्कान थी। जवानों ने रोते हुए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। कैप्टन ने धुंधलाती आंखों से अपने जवानों की ओर देखा, जमीन की ओर इशारा किया और शांति की एक ठंडी सांस ली। 26 साल की उस उम्र में जब हम सबकी जिंदगी हजारों सपने आकार ले रहे होते हैं, भारत के उस वीर सपूत ने अफ्रीका की दूर दराज की धरती पर अपने प्राणों की आहुति दे दी और अमरता के गगन में विलीन हो गए। अप्रैल 1962 में जब गोरखा राइफल्स की टुकड़ी यूएस जनरल RM ब्लेचफोर्ड जहाज से मुंबई बंदरगाह पर वापस लौटी, पूरी बटालियन ने नम आंखों से अपने शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के पोर्ट्रेट को सलामी दी। उनकी अद्भुत वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वे संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में सेवा करते हुए परमवीर चक्र पाने वाले भारत के पहले और एकमात्र सैनिक बने। आज भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में, सलारिया स्क्वायर और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में उनकी प्रतिमाएं आने वाले हर पीढ़ी को याद दिलाती रहती है कि इस देश की रक्षा के लिए हमारे वीरों ने किस तरीके से अपने प्राणों की आहुति दी थी। कांगो की वो मिट्टी भले ही भारत से हजारों मील दूर हो, लेकिन उस धरती ने कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का बलिदान देखा है। उसने देखा है कि जब भारत का एक सैनिक युद्ध भूमि में उतरता है तो उसके सामने दुश्मन की संख्या नहीं, उसका संकल्प मायने रखता है। और शायद इसलिए कुछ वीर मरते नहीं, वे सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस की परिभाषा बन जाते हैं। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया अमर रहे। जय हिंद। और अब लेते हैं एक ब्रेक। देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कभी जिन इलाकों में माओवाद का खौफ था, जहां तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था, आज उन्हीं गांवों में आजादी का जश्न पूरे गर्व और उत्साह के साथ मनाया गया। बस्तर संभाग के अबूझमाड़ से लेकर बीजापुर और सुकमा के अंदरूनी इलाकों तक दशकों बाद तस्वीर बदली है। करीब 92 ऐसे गांवों में इस स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार या लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया गया, जो लंबे समय तक माओवादी हिंसा के साए में रहे। कहीं राष्ट्रगान गूंजा तो कहीं राष्ट्रीय गीत की स्वर लहरियां सुनाई दी। बच्चों के हाथों में तिरंगा था, ग्रामीणों के चेहरों पर उत्साह था और गांव की गलियों में प्रभात फेरियां निकली। ये सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व का आयोजन नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की तस्वीर है। मार्च 2026 को भारत सिर्फ नक्सल मुक्त ही नहीं हुआ, बल्कि इस देश के कई गांवों ने पहली बार आजादी को जाना। वो आजादी जो हमें 1947 में मिली थी। इन गांव में 1947 से ट्रिकलर होस्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये गांव नक्सलियों के कंट्रोल में लंबे समय तक रहे। देश में सरकारें आती जाती रहीं, पर इन गांवों को भी नक्सल मुक्त नहीं बना पाई। उल्टा नक्सली हिंसा में काफी जान माल की हानि होती रही। पर 2014 वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक मजबूत केंद्र ने नक्सलियों का मुकाबला करना शुरू किया और 31 मार्च 2026 आते आते देश को नक्सल फ्री कर दिया। इसके पीछे कई दशकों की सुरक्षा कार्रवाई, विकास योजनाओं, प्रशासन की पहुंच और स्थानीय स्तर पर पुनर्वास महत्वपूर्ण कारण बने। पहली बार तिरंगा फहराने वाले इन 92 विलेजेस में, जो साउथ छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में है, 33 गांव बीजापुर, 50 सुकमा और 9 नारायणपुर जिले में है। क्योंकि बस्तर डिवीजन का काफी बड़ा भूभाग नक्सलियों के कंट्रोल में रहा, इसलिए कई जगहों के नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आगामी 15 अगस्त को लगभग 500 ऐसी ही लोकेशंस का नाम भी रखेगी। इन जगहों में प्रमुख चौराहे, कम्युनिटी सेंटर्स और स्कूल्स होंगे। इन जगहों के नाम छत्तीसगढ़ और देश के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। आज ये मजबूत और सशक्त केंद्र के ही कारण है कि ये 92 विलेजेस देश की आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार हैं।
और अब बात स्वाद के साथ सेहत की भी। अगर आप चाहते हैं कि नाश्ता हो स्वादिष्ट भी और प्रोटीन से भरपूर भी, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज कंटेंट क्रिएटर पूजा हमें बनाकर दिखा रही हैं हाई प्रोटीन मूंग रैप्स। मूंग दाल से तैयार होने वाला एक आसान और स्वादिष्ट रैप, जिसे आप नाश्ते या हल्के खाने के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।